आनंद आशुलिपि मासिक पत्रिका प्रतिलेखन संख्या 13, 14, 15, अंक 28, गति 100 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी। 3, 2, 1 स्टार्ट। मान्य साथियों, आज हम जो कर रहे हैं वह मांगों के लिए लोगों को उत्तेजित करना नहीं है, जैसा कि हम पर प्राय आरोप लगाया गया है। हम केवल उन मांगों को एक दिशा की ओर उन्मुख कर रहे हैं और यह प्रयास कर रहे हैं कि उनकी पूर्ति शांतिपूर्ण और लोकतंत्रात्मक ढंग से हो सके। आप सबको जो उद्योगों से संबद्ध हैं वे सुविधाएं प्राप्त नहीं है जो औद्योगिक क्रांति के आरंभ में यूरोपीय देशों के उद्योगपतियों को प्राप्त थी, क्योंकि उन दिनों वहाँ कोई राजनीतिक जागृति नहीं थी। वहाँ श्रमिकों के अधिकार जैसी कोई बात नहीं थी। इसलिए वे न केवल मजदूरों के साथ मनमाना व्यवहार कर सकते थे, बल्कि उन्हें दोहन के लिए और काम में लाने के लिए विशाल उपनिवेश भी उपलब्ध थे। हम और आप यानी हम सब भारतीय एक ऐसे समय में अपने उद्योगों का विकास करने में काम में लगे हैं, जबकि हम उन अधिकारों को पांवों तले रौंदकर आगे नहीं बढ़ सकते। हम उनकी उपेक्षा नहीं कर सकते। इसलिए हमारे सामने बहुत विशेष तरह की कठिनाइयाँ हैं। मैं उन लोगों में हूँ जो जीवन में कभी निराशा की भावना से ग्रस्त नहीं हुए हैं। मुझे स्मरण नहीं कि मेरी आयु कितनी है और मुझे लगता है कि भविष्य में भी कभी ऐसा नहीं होगा। कारण यह है कि हमारी भारतीय विचारधारा हमें सिखाती है कि हमें कठिनाइयों को निस्संग भाव से स्वीकार करना चाहिए, उन्हें चुनौतियां समझना चाहिए अथवा परीक्षा मानना चाहिए। हम जानते हैं कि परिस्थितियां चाहे जितनी अनुकूल हो, कठिनाइयां आएंगी ही। और हम आज पाते हैं कि अनेक देश, सभी देश, वे देश भी जो अमीर और संपन्न है, किसी न किसी तरह की कठिनाई का सामना कर रहे हैं। इसलिए कठिनाइयां तो रहेंगी ही, लेकिन हम समझते हैं कि हमारी प्रणाली और कार्य संचालन के तरीके से तथा जो अधिकार हम अपने लोगों को देने का प्रयास कर रहे हैं, उनसे लोगों को कठिनाइयों का सामना करने के लिए क्षमता प्राप्त होगी। अभी कुछ ही वर्ष पूर्व यहाँ के लोगों के मन में और यहाँ होने वाले संवाददाता सम्मेलनों आदि में पूछे गए प्रश्नों के अंतर्गत यह प्रश्न सबसे ऊपर हुआ करता था कि क्या कोलकाता जीवित बचा रहेगा। पश्चिमी समाचार पत्रों में तो यहाँ तक सुर्खियाँ दी जाती थी कि क्या भारत जीवित बचा रह सकेगा। मान्य साथियों, मैं नहीं सोचती कि आज कोई भी भारत के बारे में ऐसा संदेह प्रकट कर सकता है। लोग जानते हैं कि हमारी बुनियाद अब कितनी मजबूत है और उन्हें यह भी पता है कि हम अब अस्तित्व की लड़ाई ही नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि आगे बढ़ते जा रहे हैं। यही बात मैं कोलकाता के बारे में भी कहना चाहूँगी। राज्यपाल जी ने ऐसे कुछ कार्यक्रमों की रूपरेखा बताई है जो हाथ में लिए गए हैं।
या लिए जाने वाले हैं और इनमें बड़ी संख्या में जनता का सहयोग प्राप्त है। पिछले 2 वर्षों से पुनर्निर्माण का एक बड़ा कार्यक्रम चल रहा है। निस्संदेह समस्याएं इतनी विकराल हो चुकी थी कि उनके समाधान के प्रयास का परिणाम तत्काल नहीं दिखाई दे सकता, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई ठोस काम शुरू हुआ है और वह चलता रहेगा। पैरा। पिछला वर्ष हमारे लिए निस्संदेह एक कठिन वर्ष था और सबसे ज़्यादा गरीबी में गुजर करने वालों को, बंधी आमदनी वालों को तथा कमी वाले क्षेत्रों में रहने वालों को बहुत कष्ट झेलने पड़े। अनेक कारणों से उत्पादन में गिरावट आई। बंगाल में इसकी विशेष वजह थी, लेकिन देश के अधिकांश भागों में सूखे की स्थिति रही, बिजली की कटौती करनी पड़ी और जैसा कि अध्यक्ष जी आपने कहा है, रक्षा और विकास खर्चों के साथ साथ हमें राहत खर्चों का भार भी उठाना पड़ा। सरकारी घाटा भी काफ़ी ज़्यादा हो गया, लेकिन मैं अनुभव करती हूँ कि इनके कारण देश भर में मूल्यों में उतनी वृद्धि नहीं होनी चाहिए थी जितनी वास्तविक रूप में हुई है, और मैं जानती हूँ कि यह कहना सही नहीं होगा कि संपूर्ण व्यवसायी वर्ग ऐसा आचरण कर रहा है जिससे कीमतें बढ़ें तथा उनमें से अधिकांश ईमानदार और सीधे सीधे नागरिक हैं। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि हम में से अनेक लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने एक कठिन स्थिति से बेकार का लाभ उठाया है। कुछ बड़े विक्रेताओं ने मूल्य बहुत ज़्यादा बढ़ाए और सभी जगह यह प्रवृत्ति देखने में आई। इसी प्रकार मिलावट भी सभी जगह देखने में आती है। ऐसी स्थितियों को देखने के बाद इसी परिणाम पर पहुंचा जा सकता है कि रोज की आवश्यकताओं की चीज़ों के लिए स्थायी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बिना काम नहीं चलेगा और इसको चालू रखने के लिए हमें भंडार बनाने के प्रभावशाली तरीके अपनाने होंगे। महोदय, उद्योगों में कार्य समिति का गठन औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के चैप्टर 2 सेक्शन 3 के अंतर्गत किया जाता है। नियमतः सरकार आदेश देकर समिति के गठन की प्रेरणा एवं बढ़ावा उन उद्योगों में करेगी जहां 100 या इससे अधिक श्रमिक लगातार 12 माह तक कार्य के लिए नियुक्त किए जा चुके हैं। इससे प्रबंधक एवं श्रमिकों के प्रतिनिधि उद्योगों में ही कार्यरत होंगे। समिति में श्रमिकों के प्रतिनिधित्व की संख्या प्रबंधन के प्रतिनिधित्व की संख्या से कम नहीं होगी। समिति के गठन में प्रबंधन श्रमिकों के पंजीकृत यूनियनों से सहयोग लेगा। इन प्रतिनिधियों का चुनाव निर्दिष्ट श्रमिकों से किया जाएगा। श्रमिकों के प्रतिनिधियों का चुनाव साधारणतः लोकतांत्रिक व्यवस्था की प्रक्रिया के अंतर्गत किया जाता है। समिति का कार्य उद्योग में प्रबंधक एवं श्रमिकों के बीच अच्छे एवं सौहार्दपूर्ण संबंध को स्थापित करना एवं बढ़ावा देना है। इन हितों की पूर्ति के लिए समिति सर्वसाधारण के हितार्थ अपना समुचित परामर्श देगी। विचार विमर्श
के बीच किसी प्रकार का मतभेद उभरने पर समिति मिलजुल कर समस्याओं का समाधान करेगी। इस प्रकार प्रबंधन पर अधिनियम को लागू करने की कानूनी तौर पर जिम्मेदारी दी गई और पूंजीकृत यूनियनों को इसके अंतर्गत उद्योगों में शामिल एवं अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए बाध्य किया गया है। कानूनी जिम्मेदारी और बाध्यता उद्योग में शांति, अनुशासन, दक्षता, सुरक्षा एवं नैतिकता को बनाए रखने में सहयोग के लिए किया गया है। प्रश्न उठता है कि क्या प्रबंधन एवं यूनियन इस कानूनी जिम्मेदारी एवं बाध्यता को कार्य रूप में परिणत कर रहे हैं। वर्तमान औद्योगिक दृश्य का अध्ययन करने से यह जानकारी मिलती है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम के पारित होने के बाद 2 दशक तक कार्य समिति सरकारी प्रतिष्ठानों एवं निजी कारखानों में प्रबंधन एवं श्रमिकों के सहयोग से अच्छे संबंध स्थापित करने में सफल रही। उत्पादन बढ़ा तथा सुरक्षा की भावना जागी और लोगों में अनुशासन आया। इसका प्रभाव कारखानों के बाहर भी पड़ा। उद्योगों में शांति एवं सुव्यवस्था से अनेक नए नए कारखाने देश के विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित किए गए। देश की बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति एवं विकास करने में निर्माण की भूमिका निभाई। लेकिन इसके बाद के दशक में अधिनियम का अनुपालन एक औपचारिकता समझा गया। उद्योगों में प्रबंधकों एवं यूनियन के सहयोग से कार्य समिति तो बन जाती है, लेकिन उनके कार्यों पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया जाता है। विराम।